नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी आरआरबी मैथ के अभी तक हम 20 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 21वां सेट करने वाले हैं, जो कि 12 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में हुआ था। और यहाँ पर सवाल नंबर 1 इस प्रकार से दिया हुआ है कि वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। जो पास 1 ईयर के लिए था, जिसमें आपके 299 रुपए में 1 साल के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते थे। इसकी प्राइस 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली, जो 299 वाला 399 रुपए में हो रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप 1 अक्टूबर से पहले लाभ उठा सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अभी से ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहां से भी टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए आप एनरोल कर सकते हो। 1 अक्टूबर से पहले जो एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से और सेम पैटर्न से यहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक छोटी से छोटी धनात्मक संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ी जाए कि 307 का पूरा पूरा भाग जाए। यानी कि सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी और इसको सबसे पहले आप 307 से भाग दीजिए। भाग जाएगा 3 बार 921। 8 7 बना चुका है। अब जब हम इसको कितनी बार जाएगा, 614, 2 बार भाग जाएगा, 5 7 1। तो 175 में क्या जोड़ा जाए कि 307 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम 307 में से 175 को जब माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 2 3 1 1। 132 यदि आप जोड़ दोगे तो 307 का पूरा पूरा भाग चला। और यदि वो घटाने के लिए कहता तो हम 175 आंसर देते कि 175 घटाने पर 300 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सवाल नंबर 3, और इसके अंदर ये दिया गया है, तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8 है। 13 का क्यूब आपको याद रखना है, इससे 93। और 7 का क्यूब 343। अब देखिए कि यहाँ पावर विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 25 40 आएगा, ये है 8000। इनको घटाने पर क्या होगा, बड़ा कौन सा है, 8000, तो माइनस का आएगा और 54 आपका आंसर है। सवाल नंबर 4 की, एक दुकान एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदता है। एमआरपी इतनी देर की है, जोगिंदर द्वारा खरीदे गए सूट के लिए कितना भुगतान करना पड़ा। सूटकेस के लिए यानी 12,000 की सूटकेस है, इस पर दुकानदार कितने की छूट दे रहा है, 20%। और 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/5। तो 80% कितना हो जाएगा, 5 4 में से कितना गया, 5 में से 1 गया तो 4, तो 4/80%। बाकी 20% इसके ऊपर और लेता है वो, तो हो गया। अब देखो ये नीचे कितना हो गया, 5 5 25, और 25 से 2 जीरो कितनी बार, 4 बार जाती है, हो चुका है। अब बचा आपके पास 12, इनको बस मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 12 चौक 48 होता है, 4 आई हासिल, 12 छिक 72 और 4 76। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर देता है। यदि वह चाल को 1/15 यानी पहले 15 चलता था, 1 कम कर देता है, तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता। तो हमें दिया गया है चाल 15 से 1 कम होकर कितनी हो गई, 14। तो यही अनुपात दूरी का होता है, 15 से सेम 14। अंतर कितना है इनका, 1, जो कि कितने के बराबर दे रखा है, 10 किलोमीटर कम होता है। तो 1 की वैल्यू 10, तो 15 की वैल्यू 150, इसकी वैल्यू 140। तो आपको कहा गया है कि चाल ज्ञात कीजिए। तो 150 किलोमीटर की दूरी और टाइम लग रहा है 30 घंटे, तो चाल कितनी आ चुकी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो चुका है आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, 3 बिंदु दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, x का मान बताना है हमें। तो देखो त्रिभुज के जब 3 बिंदु यानी x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये दे रखे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ये होता है। यानी कि सारे पद लाइन से चल रहे हैं। 1 यानी साइक्लिक क्रम में 1 2 3, यहाँ 2 पहले, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आएगा, यहाँ 3। तो नंबर्स तो इस प्रकार देने हैं आपको, बाकी पहला पद x, दूसरे और तीसरे पद y वही लगा देना है। तो ये इसका क्षेत्रफल होता है। और जब बाकी यहाँ पर मोड होता है कि क्षेत्रफल हमेशा हम क्या किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। यदि माइनस भी आपका क्षेत्रफल आएगा तो आप प्लस में लोगे। और वैल्यू रखते हैं, अब कितना है x1 की वैल्यू 2, और घटाएंगे अब 1 में से 3 तो -2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5 -4, इनको घटाने पर 3 में से -7। फिर x3 की वैल्यू x है और y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो चुका है और यहाँ है। अब देखिए 1/2 यहाँ मोड, और इनको सोल्व किया तो -4, इनको किया तो -20, और ये आ गया 6x। इधर क्षेत्रफल आपको वैल्यू दी गई है 18, यदि इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 36 आ जाएगा। इनको सॉल्व करने पर -24 आता है, ये 6x, -6x 24, और बाहर मोड है। जब भी हम मोड को हटाते हैं तो बाहर कितना आएगा? प्लस माइनस। मैंने मोड को हटा दिया, यहाँ प्लस माइनस का है। तो अब देखिए क्या होगा, जब हमें एक बार प्लस का लेना पड़ेगा और एक बार माइनस का लेना पड़ेगा। जब हम प्लस का लेते हैं तो 36 बराबर प्लस का लिया तो अंदर था -24, -24 प्लस 6x ये हो जाएगा। उधर जाने पर ये 12 बराबर 6x आएगा, तो x बराबर 2 आ चुका। यहाँ से -24 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और जुड़ेगा, जुड़कर ये 60 आएगा, और यहाँ पर जब 60 में भाग दोगे आप तो ये 10 आएगा। अब जब हम माइनस का लेते हैं तो 36 -24 6x इसको लेते हैं तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये 24 प्लस 6x बराबर 36, और ये उधर जाकर घट जाएगा और 12 बराबर 6x आएगा, जिसकी वैल्यू x बराबर 2 आएगी। तो ये हमारा 2 आंसर है, एक 10 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तो आपके आंसर ये आने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहे। यदि आप इसकी वैल्यू जो क्षेत्रफल दे रखा है यदि 9 लेते हो तो आपके आंसर 7 और 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सवाल में गलती है, कुछ गलती है, तो ये सवाल आपका बोनस होने वाला है। सवाल नंबर 14, और त्रिभुज ABC दे रखा है आपको, और BAC कोण, इस कोण को उन्होंने कितना कहा है? 60 डिग्री कहा है। वो कोई बिंदु है, इसको मिला देते हैं। वो कह रहा है कि ये कोण जितना है x है, तो ये वाला कोण 2x होगा, यानी उसका डबल होगा। इसी प्रकार यदि ये कोण y है तो ये कोण 2y होगा। इस प्रकार की बात करें। अब हमें मिल चुके हैं, पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखते हैं तो आता है 3x प्लस 3y बराबर 3x प्लस 3y 60 बराबर 180 आता है। तो 3x प्लस y बराबर कितना आएगा? इस 60 को उधर ले गए, 120 आया, x प्लस y हमारा यहाँ से 40 आ जाएगा। अब हम छोटे वाले त्रिभुज की तरफ चलते हैं, तो 2x प्लस 2y कितना होगा? तो इससे 2x प्लस 2y निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 80, क्योंकि इधर 2 से मल्टीप्लाई तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना आ चुका है? 80 आ चुका है। अब बचा ये वाला कोण, तो ये वाला कोण क्या होगा? 180 में से इसको घटाएंगे 80 को, तो ये अपना हमारा 100 आ जाएगा, जो कि हमारा
पूछा गया है इसी कोण के बारे में, ये ओ बी ओ सी आपसे सवाल नंबर 16। अब इस सवाल को आप किस प्रकार से करेंगे? यदि आप इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, हमें कम से कम समय में करने की कोशिश करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि आप मिक्स फ्रैक्शन को जानते हैं या मिश्रित भिन्न को आप जानते हैं कि 19, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इतना भाग तो एक संख्या है और ये एक फ्रैक्शन है, तो ये इस प्रकार से होता है। तो अब हम यहाँ सिंपल पहले संख्याओं को घटाते हैं, 19 माइनस 7, और ये 2 भी उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 घट कर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब बाकी सबको उधर ले जाते हैं हम x की बजाय, 2/3 माइनस 1/4, और ये भी 1/2 माइनस का हो गया उधर जाकर बराबर x। तो 10 प्लस अब इनका एलसीएम 12 आएगा, जब भाग दोगे 8 आएगा, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा बराबर h। ये 10 प्लस और इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 1/12 बराबर ये माइनस का 1/12। अब 10 में से माइनस 1/12 घटाना है, तो देखो किस प्रकार से घटाएंगे। 1/12 का मतलब क्या है? यदि एक संख्या का 12वां हिस्सा, यदि पूरी संख्या 12 मान ली या 12 टुकड़ों में डिवाइड किया तो उसका एक हिस्सा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 को 9 प्लस इस प्रकार से लिख देंगे और 1/12। अब हम इस एक में से इसको यदि घटाते हैं तो कितना बचता है, ये बचेगा 9, और इसमें से यदि आप घटाते हो तो देखो एक है ये भाग 12वें का, तो कितना बचेगा 11 भाग 12 के बच चुके हैं, 11 भाग 12 के बच ये आ चुके। तो ये इसका मतलब 9 सही 11/12 भी हम इसको लिख सकते हैं। बस ये हो गया हमारा सवाल नंबर 18। इसमें क्या दिया गया है सेक, तो अब जल्दी से सेक थीटा को x मान लेंगे, तो यहाँ समीकरण क्या बन गई, x 16x² 40 x प्लस 25 बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 4x² का स्क्वायर 2 इंटू देखो 4x इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये हो चुका है 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो हम कह सकते हैं 4x माइनस 5 बराबर 0 के है और x बराबर 5/4 आएगा। तो x का मान हमारे पास 5/4 आ चुका है। तो अब देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा मुझे हटानी, समकोण त्रिभुज है। अब x किसके बराबर था, सेक थीटा के, और सेक थीटा की वैल्यू इसलिए 5/4 आ चुकी है। तो यदि ये कोण हमारा थीटा होता है तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू 3 आएगी, ये पता चल चुका है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 इस प्रकार से वैल्यू होती है। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा के 25 माइनस 16 बराबर 9 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार 3 4, जो कि हमारा आंसर है। सवाल नंबर 19। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे में फेल होते हैं, और इनमें से 30% दोनों में फेल होते हैं। कुल छात्रों की संख्या 2500 है। केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र बताइए। तो जो एक विषय में पास हुए हैं इसका मतलब एक विषय में फेल हुए हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि जो एक विषय में फेल हुए हैं वो एक विषय में पास हुए हैं। तो 35% छात्र एक विषय में फेल हुए हैं और दूसरे विषय में 42% छात्र फेल हुए हैं। इन दोनों में कितने हुए, 30, यानी वो 30 इसके अंदर भी है और ये 30 इसके अंदर भी है, क्योंकि दोनों में फेल हुए। तो यहाँ कितना बचा, 5%, और यहाँ बचा 12%। ये ऐसे विद्यार्थी है जो केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं। ये तो 35 था कि एक विषय में फेल होने वाले, इसमें दोनों और एक दोनों वाले हैं। ये केवल एक ही विषय में फेल होने वाले, यानी कि एक विषय में पास भी हुए होंगे ये। तो इन दोनों का योग 17% है। बस यही आपसे पूछा है कि 2500 का 17% कितना है।
तो अब बस आपको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 425 आ जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 21 में क्या कहा गया है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी थे और 30 छात्रों ने भाग लिया। एक समारोह था, पुनर्मिलन समारोह। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यदि 5 छात्र हैं, तो ये एक छात्र कितने छात्र से हाथ मिलाएगा? 4 छात्र से। ठीक है। फिर अगला छात्र है जो, उसको यदि हम लें तो वो भी 4 छात्र से मिलाएगा, मगर पहले वाले से भी उसने हाथ मिलाया, वो हमने पहले ही काउंट कर लिया है, तो बाकी 3 बचा। फिर 2, इस प्रकार से आगे जब तक 1 नहीं आ जाए इस प्रकार से चल, जितने छात्र होते हैं उस प्रकार से चलना पड़ता है वहां तक। ठीक है। तो इस प्रकार हो गए, 5वां 0, क्योंकि वो पहले ही हमने सबको काउंट कर लिया है। तो ये हो चुका है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n(n-1/2), ये होता है। तो जब यहाँ वैल्यू रखोगे आप, ये 29 आ जाएगा, 30(29/2), और इसको हल करने पर 435 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3, इसके अंदर हम क्या करेंगे? योगांतरानुपात लगाएंगे। अब यदि आप योगांतरानुपात नहीं जानते तो मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि हम अनुपात निकालेंगे, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे और नीचे दोनों को घटाएंगे। ऊपर जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6x। नीचे दोनों को घटाने पर क्या आ जाएगा? 4y, ये आ जाएगा। बाकी चीज़ें कट चुकी। तो उधर यदि हमने ऐसा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। 8/2, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से x/y कितना आ चुका है? ये 4 ऊपर जाएगा, 16, ये 6 नीचे जाएगा। यहाँ से 8/3 आ चुका है। हमारी भिन्न आ चुकी है 8:3। सवाल नंबर 31, यदि साइन थीटा बराबर ये और कोस थीटा बराबर तो ए और बी के संभावित मान। तो देखिए, मैं कितना आसानी से इस सवाल को खत्म कर देता हूँ। तो a प्लस बी अंडरूट 3/2 साइन के अंदर किसका मान होता है? 60 डिग्री का। कोस के अंदर अंडरूट 3/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। तो बस अब आपके पास मान हो चुके हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आएगा और a माइनस बी बराबर कितना आ चुका है? 30 डिग्री आ चुका है। अब a की यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। 90/2, 45 आ चुकी है। b की यदि वैल्यू पूछी है तो दोनों को घटा दो, 30/2, आधा कर दो, 30 का आधा 15, ये लो हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? यदि ABC की औसत आयु 22 है, औसत आयु 22 है 3 लोगों की, तो टोटल आयु 66 हो जाएगी। बी और सी की औसत आयु 25 है तो टोटल आयु 50 हो जाएगी। घटाओगे तो 16 आएगा, जो कि ए की आयु है। अब उसने पूछा है 9 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें 9 और जोड़ दो 25, तो ये आपकी आयु आ चुकी है। सवाल नंबर 35, इसके अंदर 19 और एक ऐसा साइन दिया गया है जिसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। अब आप कहेंगे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, बस फैक्टोरियल का मतलब आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करता जाए जब तक एक नहीं आ जाए। 19, 18, 17, 16, इस प्रकार चलते जाएंगे जब तक एक तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यही हमारा फैक्टोरियल 19 होता है। अब स्थानीय मान की बात आई तो देखो, पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा 100वां अंक या सैकड़े का अंक, यही कहते हैं हम। तो इस अंक की कितनी डिजिट है वो पूछी गई है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन का लगभग मान हमेशा 99% मान हमेशा 0 आएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हम ऐसे सवालों में सीधा 0 टिक कर सकते हैं। क्यों? कि और किसी चीज़ को तो हम इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करके निकाल भी नहीं सकते। तो देखो 0 किस प्रकार से आएगा कि बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू 10 होगी, तो जिसमें एक 0 आता है, और कोई वैल्यू ऐसी 0 वाली होगी नहीं कि जिसके अंदर 0 आता है। अब क्या है कि 2 और 5 को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी तो 0 आता है। तो 5 यहाँ आता है और 15 यहाँ आता है, और कोई 5 नहीं आता। 2 तो काफ़ी बार आता है क्योंकि सारी सम संख्याओं में 2 होता है। तो यहाँ से एक 0 मिलेगा हमें और एक 0 यहाँ से मिलेगा। तो एक मिनट,
तो दहाई के स्थान पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। और सैकड़े के स्थान पर भी इससे एक 0 मिल गया और यहाँ से एक 0 मिल गया, यहाँ से भी, तो सैकड़े के स्थान पे भी एक 0 आएगा। तो ये सवाल नंबर 35 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित व्यंजन का मान निकालिए। तो बस आपको दिखने में लग रहा है, देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये 2ab हो गया है और ये हो चुका है बी स्क्वायर इस प्रकार। तो ए का मान 394 और बी का मान कितना है, 106 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 500 आएगा, यानी ये 500 का स्क्वायर दे रखा है आपको, जो कि कितना होगा, 25 और 4 0 आ जाएगी। सवाल नंबर 41, दो संख्याएं, दो वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे इससे घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग होगा। अब देखो, पहले तो आपको घटाना पड़ेगा, फिर आप चेक करोगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इस प्रकार से तो हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट ऐसा देखना पड़ेगा कि ये किस पूर्ण वर्ग के बराबर है। तो पीछे से दो दो के टुकड़े बनाते हैं। तो अब आगे वाला देखते हैं कि किस से छोटा, इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है। यदि 6 से 8 से करेंगे तो 64 आएगा, 7 से करेंगे तो 49 आता है, यानी कि आगे वाला अंक 7 आएगा। तो अब हमें पता चल गया है कि जो हमारा होगा वो 70 से लेके 80 के बीच में कहीं हो सकता है, क्योंकि 70 पे कितना आता है, आगे देखो संख्या हमने करी तो 7 आएगा, क्योंकि 7 से छोटा स्क्वायर होगा। अब 70 पे करने पे कितना आता है, 49 इतना आता है। 75 पे कितना आता है, मैंने बताया था आपको 75 का कैसे निकालते हैं। 7 को उससे अगली संख्या 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, और पीछे हमेशा 25 आता है, 56 25 ये हो गया। 64 का आप जानते ही हो कि ये, 80 का तो आप जानते ही हो 6400 होगा, तो ये आ चुका है। अब हमें पता चल चुका है कि 59 यहाँ कहाँ होगा, बीचों बीच। तो आप 77 का निकाल के चेक कर सकते हो, इतना आपको करना पड़ेगा। तो 77 का निकालोगे तो आप कितना आएगा, 59 29 ये आएगा। अब हमें स्क्वायर पता चल चुका है, 77 का किस प्रकार से निकालना है, निकल चुका है। अब आप इसको इसमें से घटाओगे 59 29, तो आपका आंसर आएगा 1, तो यहाँ 4 41 आ चुका, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर 44, अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप दशमलव को मत देखिए, डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। 105 3 9 मान लिया मेरा ये है, दशमलव बाद में लगाते रहेंगे। 9 का भाग एक बार गया, वापस से एक बार गया, फिर 7 बार गया। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 117 और कहीं नहीं है, एक बार है। बाकी यदि आ जाए सेम तो भी तो करना पड़ेगा, यदि पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो दो दो के बाद है ये, तो पॉइंट तो काट देंगे, यानी कि पॉइंट है ही नहीं। बस ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार से। 46, यदि एक भिन्न के अंश में क्या किया, 50% की वृद्धि, यानी 100 था पहले, अब 150 हो चुका है। हर में 80%, 100 था अब 180 हो जाएगा, तो नई भिन्न कितनी आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 48, 6000 से 7000 के बीच में एक संख्या ज्ञात करनी है जो इन सभी से डिवाइड होती है। तो इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दो, ये यानी कि 2 की पावर 2 और इसके टुकड़े करने पे ये आते हैं, इसके करोगे तो 3 और 7 आएंगे। ये होता है 2 की पावर 5 होता है 32, और इसको करने पर 3 की पावर 2 इंटू 2 ये होते हैं 18 के। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 5, 3 की सबसे बड़ी 3 की पावर 2 इंटू 7 की तो एक ही है, 5 है नहीं, तो ये है 32, ये 9 था और ये था 7। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 16 आपका आ जाएगा। अब 20 16 हमारा आ चुका है, तो अब हमें चाहिए 6000 से 7000 के बीच। तो हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है 3 को 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 60 48, तो ये आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 50, पी क्यू एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है और वर्त पर बिंदु आर है। ये हमने एक वर्त बना लिया, ये हो गई पी, और ये बिंदु हो गया ओ, यहाँ कहीं बिंदु आर है।
तो अब देखिए, उन्होंने कहा है इनको मिला दो। अब उन्होंने कहा है, किन्होंने कहा, सबसे पहले छोड़ो। अब ये देखो कि हमें पता है अर्धवर्त में बना त्रिभुज समकोण होता है, यानी कि ये कोण कितना होगा, समकोण। इस प्रकार से भी समझ सकते हो, किसी त्रिभुज की एक भुजा यदि वर्त का व्यास होती है तो वो त्रिभुज अर्धवर्त में बना कोण है और वो समकोण होगा। तो ये हो चुका है हमारा समकोण त्रिभुज। अब आपको जो ये कोण है 39 का दे रखा है, ये आपको पता है 90 होगा। तो 180 में से इन दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 51 आएगा आपका आंसर। सवाल नंबर 58, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य आपको दे रखे हैं और एक संख्या भी दे रखी है, दूसरी संख्या पूछिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहली संख्या आपको 240 दे रखी है, दूसरी निकालनी है और एलसीएम एचसीएफ आपको 100, तो ये जो भी है दे रखा है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1920 इंटू 16 बट्टे 240। 0 से 0 कट चुकी है, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार और 3 से यदि इसको काटते हो तो ये जाएगा 6 और 4 64, यानी कि हमारी सेकंड संख्या कितनी आ चुकी है, 128 आ चुकी है। सवाल नंबर 59, इसके अंदर क्या है, तो 243 3 की पावर 5 होता है और इसका स्क्वायर दे रखा है। इसी प्रकार 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 और इसका स्क्वायर, इंटू है क्या होता है, 3 इंटू 2 आएगा और बटे 18 नीचे था, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 2 इंटू 2, ये होता है। सबको टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब चलो यहाँ टोटल 3 की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 10 और 1 11, 3 की पावर 11 और यहाँ 2 से 2 तो कट चुका है। अब यहाँ देखते हैं 3 की पावर 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 और 2 8, नीचे आ चुका है 3 की पावर 8, ऊपर नीचे वह पावर है तो इनको घट जाएगी पावर, तो 3 की पावर 3 जिसकी वैल्यू 27 होती है। सवाल नंबर 60, ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में कंप्लीट कर देता है। 3 लोग हैं ए बी सी, ये 25% काम 10 दिन में करता है, यानी चौथाई काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। अब बी की बात करते हैं कि 40% काम 40 दिन में करता है तो 100% काम 100 दिनों में कर देगा। सी की बात करते हैं तो 1/3 काम करता है, तो इसको 3 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आ जाएगा। ये हो चुका है कि तो सबसे कम दिनों में कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 61, एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है। हमें पता है समचतुर्भुज की भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यदि हमारा ये समचतुर्भुज है तो ये चारों भुजाएं बराबर होगी। 120 को आप 4 से भाग दोगे तो कितनी आएगी, एक भुजा की लंबाई 30 आ चुकी है, यानी हर भुजा 30-30 की है। अब क्या कहा है, दो भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 15। ये दूरी हो गई, कितनी है, 15। अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि वो उसकी सारी कंडीशन फॉलो करता है। बस कुछ स्पेशल कंडीशन हो गई कि उसमें दो दो भुजाएं होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। मगर हम ये नहीं कह सकते एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, ये चीज गलत है। तो समचतुर्भुज क्या हो सकता है, समांतर, और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आपको पता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब आपके पास आधार कितना है, 30 इंटू ऊंचाई कितनी है, 15, तो इनको 450 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 65, अब इसके अंदर ये दिए गए हैं अल्फा और बीटा क्या है, शून्य है। इसके शून्य क्या होते हैं, कि मूल जिनकी हम बात करते हैं, या फिर एक्स के वो मान होते हैं जिन पर ये समीकरण 0 हो जाती है। तो अब क्या करना है, हमें m का मान निकालना है। कुछ चीजें दी गई है, जैसे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया है।
अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो बी का मान -5 है, एक मान माइनस का पहले से है तो ये 5 आ जाएगा, ए का मान 1 है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए है और सी का मान एम है, एम हो जाएगा, ए का मान 1। तो ये हो गए। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो अल्फा और बीटा हम निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अल्फा हो गया, दोनों को घटाएंगे, 4 और 2 का भाग दिया तो 2, ये बीटा हो चुके हैं। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा, है बराबर एम। ये हो गया तीसरी वाली इक्वेशन में मान रख दिया। सवाल नंबर 60 दिया गया है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हैं तो देखिए, सबसे पहले दो त्रिभुजों को समरूप बनाना है। अब उसी अनुसार लिखना है, जैसे यदि ये ए है बी सी, तो जिस प्रकार से आपको दिया, यहाँ पर ए पहले दिया है तो यहाँ पर डी पहले दिया है, तो ए डी के बराबर होगा, ई एफ, इस प्रकार से। अब समरूप त्रिभुजों की एक कंडीशन होती है कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। ये भुजा इसके, ये वाली भुजा इस भुजा के, और ये वाली भुजा। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाएं बराबर नहीं होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो जैसे ए बी बटे क्या होगा, डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। बी सी बटे क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। इसी प्रकार से ए सी बटे क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनका अनुपात बराबर होता है। एक और चीज़, ये अनुपात, भुजा का अनुपात किसके बराबर होता है, साथ में इनके परिमाप के बराबर भी होता है। किसके बराबर होता है, इनके परिमाप के भी अनुपात यही होता है। अब देखो, मगर यहाँ पर किसका पूछा है, क्षेत्रफल का पूछा है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है कि क्षेत्रफल ABC का बटे क्षेत्रफल DF का, ये भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। पहले की भुजा स्क्वायर और दूसरे की भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब देखो, आपको संगत भुजाएं लेनी है, मगर जैसे BC दिया है तो हम EF लेंगे। ये 12.5 दे रखी है और यहाँ पर EF आपको 10 दे रखी है। तो 12.5 इसका स्क्वायर करोगे आप तो 12.5 इंटू 12.5 इस प्रकार से, और नीचे यदि 10 इंटू 10, अब देखो पॉइंट और पॉइंट है तो नीचे 2 10 और लगा देंगे, हम यहाँ लगा दिए। अब आप जानते हो कि ये दशमलव तो हट गई है, ये 5 गया, ये 4 गया, इसी प्रकार ये 5 गया 4 गया, ऊपर 25, नीचे कितना आ गया, ऊपर तो गया 5 5 बार और नीचे 4 4 16। तो ये अनुपात आ चुका है आपका 25:16। सवाल नंबर 70, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 में दे रखी है आपको। फिर 15 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 9 और 8। तो दोनों का अंतर बराबर करना है हमें, बराबर नहीं है तो करना पड़ेगा। यहाँ पर बराबर है, 3 3 का अंतर है। 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो अब पूछिए मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की आयु, तो ये 5 थी, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। सवाल नंबर 75, एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी होगी। तो देखो, जितने वर्षों में दुगनी तिगुनी जितनी होती है, उसी की पावर n वर्षों में वो कितनी हो जाएगी, 8 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ कितनी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है। इसका मतलब n का मान यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 2 होता है। 4 को इस प्रकार से लिखते हैं तो 2 की पावर 2, n का मान 2 हो गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। सवाल नंबर 81, एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये। राजू इसे 5% के लाभ पर मोटू को बेच देता है और मोटू इसको वापस से 2% की हानि पर राजू को बेच देता है। तो पूरे लेन देन पर राजू को कुल लाभ हानि कितना हुआ, ये पूछा है। तो देखो, 1,50,000 की एक
चीज़ थी जिसको 5% यानी 105 पे, तो 105% निकालना है हमको, बेच दिया। ये 21/20 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 7500 आ जाएगा। 7500 को यदि आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 0 0, 21 को 5 से करोगे तो 105 और 10 आ चुका है, 147 और 10 157, ये आ चुका है आपका। ये किसको आ चुका है? मोटू ने इतने में खरीदी। अब वो क्या 2% की हानि में बेच देता है वापस। तो यदि वापस बेचने वाला कॉन्सेप्ट है और वो हानि पर 2% की हानि पर बेच रहा है, ये 2% ही उस राजू का लाभ हो चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्योंकि हम 98% निकालते हैं इसका और 98 से फिर इसको घटा कर लाभ निकालते। तो आप सीधा ध्यान रखिए कि ये जो 2% वो हानि पर बेच रहा है उसको, यही राजू का 2% लाभ है। तो इसकी हमको 2% वैल्यू निकालनी है। इसकी 2% निकाल दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 जा चुकी है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3150 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6। तो देखो दो तरह की स्पर्श रेखाएं होती है। ये तो अनुस्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, इस प्रकार से टच करती है। एक होती है ये दो वृत्त और इस प्रकार से टच करती है, इनको हम अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं कहते हैं या ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। तो देखिए, या तिर्यक लाइन भी कहते हैं। तो एक वृत्त हमारा ये हो गया और एक वृत्त हमारा ये हो गया, इनके केंद्रों को मिला दें, मिला दिया। तिर्यक रेखा खींच दें, खींच दी। तो यहाँ से इस पे लंब डाला और यहाँ से इसको मिलाया, ये 90 पे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? स्पर्श लंबाई, स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यदि x है तो x का स्क्वायर माइनस दोनों की रेडियस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यदि r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि अनुस्पर्श होती तो बस यहाँ पर माइनस आ जाता और कोई चेंजेस नहीं, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर हो जाता। अब देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 6 दे रखी है और इनका मान कितना, एक्स स्क्वायर का मान तो हमें निकालना है। और r1 4.5 और ये 3.5, ये कितनी हो चुकी है टोटल? 8 हो चुकी है, 8 का स्क्वायर। जब अनरूट हटाएंगे तो इधर तो आ जाएगा आपका, अनरूट हटाएंगे तो इधर तो 36 आ जाएगा और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 64 लिख सकते हैं। 64 उधर जाके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 100 आ चुकी है। ये हो गया आपका ऑप्शन। देखो एक्स स्क्वायर का मान 100 आया, एक्स का मान 10 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 86, और इसमें कहा गया नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में 5 कंपनियां दी गई है, उनकी बिक्री, 5 कंपनियां एबीसीडी की बिक्री और व्यय के मूल्यों को प्रतिशत दर्ज, यानी उन्होंने कितना सेल किया और कितना खर्चा किया, ये दिखाया गया है। अब पाई चार्ट को देखो और बताइए क्या बताना है। कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने की? वो कंपनी जो सेल तो ज़्यादा करती है और खर्चा कम करती है। देखो सेल सबसे ज़्यादा ये कर रही है, तो इसको हम इसमें चेक करते हैं। एक्सपेंस चलो ठीक है, ये इतना कर रही है, सेल इतना कर रही है, और कोई भी इसके बराबर नहीं है। तो बस ये हो चुका है ग्रे रीजन, जो कि है सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, इसके अंदर क्या पूछा है? किस कंपनी की प्रतिशत हानि सबसे अधिक होगी? प्रतिशत हानि उसकी सबसे अधिक होगी जो खर्चा ज़्यादा करता है और सेल कम करता है। तो देखो खर्चा कौन ज़्यादा कर रहे हैं, ये कर रहा है पीला, नीला, ये वाला आसमानी। अब यहाँ देखो कि सेल कम, तो सबसे कम करे, तो ये पीला, नीला,
और ये वाला नीला तो है ही नहीं यहाँ पर, जो डार्क नीला है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। ई यहाँ पर है ही नहीं, यानी वो सेल तो बिल्कुल ही नहीं करता है, कमाता तो बिल्कुल ही नहीं है, बस केवल खर्चा खर्चा कर रहा है। अब अगला सवाल 88, किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं? किसको नहीं हुई कि जितना उसने बेचा उतना ही खर्चा कर दिया, तो उसको नहीं होगा। तो यहाँ पीला रीजन देखिए आप, दोनों के दोनों एकदम सेम से दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। और यहाँ हमारा दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और यदि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी 2-3 दिनों से मुझे कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। अब हम कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।